हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी थी जो कि एक सिलेक्शन वाली सीरीज़ है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज़ में से अगर आप पढ़ते हो, इस सीरीज़ में अपन क्या करेंगे, 6 से लेकर 12 तक की जो आरबीएससी की जो किताबें, राजस्थान अध्ययन की, उन किताबों को अच्छे से विश्लेषण और अध्ययन के साथ पढ़ेंगे। और उसमें से जो क्वेश्चन हूबहू छपे होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहें। अगर कोई आरएस मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो तो इसको ज़रूर देखे, क्योंकि जब आरएस मेंस में आपका सवाल आ गया कि भी कालीबंगा का सभ्यता पर 15 शब्द लिखिए, तो ये आप अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तभी तो आपको याद होगा, ठीक है। इसलिए ये किताबें जो ऑथेंटिक किताबें, ये गाइड्स नहीं है, ठीक है। और एग्जामिनर के पास जो पेपर बनाने के लिए जो किताबें होती है वो इन्हीं किताबों से सवाल उठाता है। उनके पास कोई गाइड्स नहीं होती, ना सीखवाल होती है, ना लक्ष्य होती है, ना धरोहर होती है उनके साथ, ना दिशा होती है। तो उनके पास ना कोई जयपुर पब्लिकेशन होती है, ना पीएसपी पब्लिकेशन होती है। उनके पास तो केवल ऑथेंटिक बुकें होती है, जो कि या तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से होती है या फिर आरबीएससी बोर्ड द्वारा जारी की गई जो किताबें होती है उनसे वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन होगा। मैं 6 से कंप्लीट 12, यानी छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उनका अपन विस्तृत अध्ययन के साथ पढ़ेंगे। और जिसमें जो पुराने तथ्य होंगे वो हाल ही के लेटेस्ट तथ्य मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे उसमें चेंजेस क्या होता है, बस जैसे वन रिपोर्ट हो गई, पशुपालन रिपोर्ट हो गई, जनसंख्या ये बदल जाती है, तो ये अपन ताज़ा पढ़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। और आपके और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। 2 अध्याय में पहले करवा चुका हूँ, ये तीसरा अध्याय है आपके सामने, ठीक है। अध्याय का नाम इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन में हमें सभ्यता का क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने का अनेक स्रोत है, जिनमें से मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल में वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाएं संदर्भ समझने में सहयोग मिलता है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत जैसे अभिलेख हो गए, मुद्रा हो गए, स्मारक हो गया, कलाकृतियाँ हो गई, उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल होती है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले अभिलेख। अब मान लो आपने आरएस मेंस का एग्जाम दिया, ठीक है। अभिलेख आ गया, 15 शब्द आपको लिखने हैं, तो आप क्या लिखोगे। अब देखो, ये हमें शिलालेखों जैसे पत्थर की पट्टिकाएँ, पाषाण शिलाएँ, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों और गुफाओं की दीवारों और मूर्ति प्रतिमाओं, स्तंभों, स्तूपों, मट्टों, तालाबों, खेती के लिए खड़ी शिलाएँ, ताम्र पत्रों उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। ये अभिलेख की परिभाषा हो गई, ठीक है। ये अभिलेख होता है। तो इस तरह आप अगर ऐसी लैंग्वेज अगर आप लिखते हो तो ज़रूरी आप मैथ्स भी क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो सवाल उठाते हैं एग्जामिनर वो इसी किताब से उठाते हैं। आपको मैं हूबहू सवाल उठाए हुए बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभिलेखों की उपयोगिता। ये विविध भाषाएं और गद्य और पद दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम और घटना की तिथियां, शासन कार्य, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। किसी की प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उन्हें प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। फिर प्रमुख अभिलेख जैसे नगरी अभिलेख, कंसावा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप लेख, सामोली शिलालेख आदि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्थाओं, यज्ञों के प्रकार और भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख में प्रतिहार और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों की इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। अब ये सवाल एग्जाम में बना हुआ कि घटियाला अभिलेख का संबंध है किससे, गुज्जर प्रतिहारों से, क्योंकि गुज्जर प्रतिहारों का जो उल्लेख मिलता है वो घटियाला अभिलेख में मिलता है, जबकि बिजोलिया का जो संबंध है वो चौहानों के इतिहासों से। ये भी सवाल बना हुआ सवाल है, ठीक है। जो कि बिजोलिया शिलालेख का संबंध कौन से वंश से है, चौहान वंश से है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मारक हो गया, आपके देख सकते हो स्मारक। राजस्थान में विभिन्न स्मारक में दुर्ग प्रमुख है, जैसे इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोड, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारक है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान करवाते हैं।
मुद्राएं मुद्राएं और सिक्कों व छापे प्रतीकों से किसी भी काल की राजनीतिक और धार्मिक आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासन की शक्ति सूचक भी है, जैसे आहड़, रेड़, बेराट, रंग महल, सांबर, सुखानिया आदि के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं के क्षत्रपों और मालव, चौहान, गुहिल वंशों के काल, राज्य शासन और अधिकृत सीमा की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। बर्तन एवं कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें बर्तन आदि की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों और गवाक्स यानी गोखड़ों की कारीगरी में देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन प्राप्त मर्तभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वज के कला कौशल को सहज समझ सकते हैं। नीम का थाना, गणेश्वर नीम का थाना सीकर, ये सवाल पूछा। गणेश्वर कौन से स्थान से सभ्यता का जो संबंध है वो नीम के थाने सीकर से है, ठीक है। कि ताम्र संस्कृति का अवशेष, जोधपुरा जो कि जयपुर में पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी पूछा हुआ। नो भरतपुर में पड़ती है। नो भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मर्तबांड, आहड़ और गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर के फलक और कला कौशल देखा जा सकता है। अब याद रखना, आपको क्या याद रखना कि काले और लाल मर्तबांड जो प्राप्त हुए थे वो एक तो गणेश्वर, एक जोधपुर और नो सभ्यता से प्राप्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, ताम्रपत्र। अब देखो ताम्रपत्र क्या होता है। तांबे के छोटे और बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। ये ताम्र प्रकार जो होते थे ऐसे होते थे, ये देखो खुद आपको सामने नजर आ रहे होंगे, ये ताम्रपत्र कहलाते थे, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक के कृत पृथ्वीराज विजय, यानी देखो अब ये पृथ्वीराज विजय जो महाकाव्य किनका है, तो ये जयानक का, ठीक है। ये आपको याद रखना कि महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और नयनचंद्र सूरी की कृति जो है हमीर काव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़दे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह की कृत दलपत विलास और खैड़िया जग्गा कृत वचनिका का विशेष उल्लेखनीय है। ये भी आपको याद रखना। ख्यात विशेषक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैन से ख्यात, बाकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने से सहायता मिलती है। फारसी और उर्दू की त्वारिखों इतिहास ग्रंथों में हमें विशेषताएं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड की कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी महाकवि सूर्यमल मिश्रण का मंच भास्कर ग्रंथ और कवि राजा श्यामल दास द्वारा वीर विनोद और विश्वेश्वर नाथ रेहू की कृति मारवाड़ का इतिहास, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्वेश्वर नाथ रेहू की कृति मारवाड़ का इतिहास और गौरीशंकर ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। ये भी आपको याद रखना। देखो ये कर्नल जेम्स टोड की फोटो थे, ये कर्नल जेम्स टोड, ये महापोध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, ये कवि राजा श्यामल दास। तो देखो अभिलेख क्या होता है। अभिलेख इन ताम्रपत्र और पत्थर पे खुदा हुआ जो लेख होता है उसे अभिलेख कहा जाता है। अभी ताम्रपत्थर या पत्थर आदि पे जो खुदा हुआ लेख होता है उसे अभिलेख कहा जाता है। उत्खनन यानी खुदाई होता। मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसे मृद भांड कहा जाता है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसे मृद भांड के नाम से जाना जाता है। वंश भास्कर के लेखक कौन है, तो वंश भास्कर के जो लेखक है वो कौन है, सूर्यमल मिश्रण। कौन है, सूर्यमल मिश्रण। जबकि वीर विनोद के श्यामल दास, वीर विनोद के कौन है, श्यामल दास। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्ण
का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है? तो कौन सा है, देखते हैं अपन पीछे जाके। इसका जो उल्लेख आया नहीं था, लेकिन फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा अभिलेख की बात हो रही है। आपका क्लियर होना चाहिए जिसके अंदर समर सिंह शिलालेख ये आगे प्रमुख शिलालेख ये आया था। चीरवा का शिलालेख है जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। कौन सा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चीरवा का जो शिलालेख है रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। संस्कृत में उत्कीर्ण चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। नेक्स्ट, किन तीन दुर्गों के नाम पुरातत्व की, सवाल आप देख लेना। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। ये थर्ड चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो गया। अब राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और स्थल के बारे में अपन पढ़ेंगे। छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन देखो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई है, जिससे कि राजस्थान इतिहास और ज्योग्राफी समझने में बहुत आसानी होती है। दूसरा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। और यही किताबें जहाँ से सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है। तो चौथा अपना अध्याय जो है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता और स्थल। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वे समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। सभ्यता के साथ सभ्यताएं विकसित होती, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, और इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीन साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता अथवा जंगलों से कंद मूल एकत्रित करके अपना पेट भरता था। उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुर्रा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 में देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग में मुख्यतः बनास, गंभीरी, बैडच और चंबल नदियों की घाटों में शैलाश्रय बहुतायत मिले हैं। प्रस्तर युग कौन सा होता था? जो पाषाण कालीन होता था उसे प्रस्तर युग कहते थे। ताम्रकांस्य काल के उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त हुए। हमें पूर्व में पढ़ चुके कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि के कार्य की ओर अग्रसर हुआ था। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया, और राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ सभ्यता आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। ये कालीबंगा सभ्यता है, देखो आपके सामने। नेक्स्ट, अपन कुछ सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। जैसे प्रमुख सभ्यता के जो केंद्र थे ना, उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। छोटा कर देता हूँ मैप, जो कि आपको आसानी से दिख जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीलीबंगा, कालीबंगा और रंग महल। पीलीबंगा, कालीबंगा और रंग महल जो है आपकी, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? तो पीलीबंगा, कालीबंगा और रंग महल जो स्थित है वो हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। बड़ोपल जो आपकी है वो कहाँ है? बड़ोपल आपकी ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। सौंथी आपकी बीकानेर में है। तिलवाड़ा आपकी बाड़मेर में है। बागोर आपकी भीलवाड़ा में है। गिलुंड आपकी राजसमंद में है। उदयपुर में आहड़ आपकी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, एक कौन सी सभ्यता दे रखी है? नगरी सभ्यता जो है इधर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। और भरतपुर में दर सभ्यता है। टेक में टोक जो है अपना रेड और नगर सभ्यता का जो स्थान है टोक में है। और जयपुर में बैराट हो गई। सीकर में गणेश्वर हो गई। और सुनारी झुंझुनू में हो गई। कालीबंगा मैंने बताई थी हनुमानगढ़ में। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में। रंगमहल हनुमानगढ़ में। बड़ोपल जो है आपकी ये हनुमानगढ़ और गंगानगर की सीमा पर, वैसे हनुमानगढ़ में आती बड़ोपल। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। बहुत अच्छा, ये सभ्यता ऐसी है कि इसमें हर एग्जाम से एक सवाल पूछा जाता है। सभ्यताओं से अगर सवाल बनता है तो सबसे ज़्यादा आज तक जो सवाल बने वो कालीबंगा सभ्यता से ही बने, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में द्रवेश, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको विजुअलिटी में आसानी। राजस्थान में द्रेस्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में गग्गड़ नदी के किनारे कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यह खुदाई हुई।
खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल का एक नगर भी मिला है जिसके मकान ईंटों का प्रयोग किया हुआ है, यानी जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया हुआ है। ये सवाल अक्सर बनता है कि कौन सी सभ्यता के मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया हुआ, तो कालीबंगा में तो ईंटों का प्रयोग है, ये आपको याद रखना है। मकानों में 4 और 5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे और बंद बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए या लकड़ी और ईंटों की नालियाँ होती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ कथन और कारण वाले सवाल दे दिए ना, कथन 4 कथन दे दिया आपको, तो वह सवाल बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी और ईंटों की नालियाँ थी। बिल्कुल सही है। या चबूतरे भी मिले और अग्निवेदियाँ भी मिली। कितनी? 7 अग्निवेदियाँ मिली है, 7 अग्निवेदियाँ मिली है। संभवतः ये धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग का अवशेष मिला। भाई दुर्ग का जो अवशेष मिला वो कालीबंगा सभ्यता से मिला, याद रखना आपको। दुर्ग का अवशेष भी मिला। कालीबंगा का नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर बार जुती हुई है और कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले। खुदाई से हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने मिले हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने से, मरुस्थल बढ़ने से इस समृद्ध बस्ती उजड़ गई। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें मिली एग्जाम में पूछा जाता था, एक बार वापस से बताता हूँ। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अगली सभ्यता अपनी जो है वो है आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी बेडस नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग दुलकोट के नाम से जानते हैं। ये सवाल बना हुआ, दुलकोट कौन सी सभ्यता को कहते हैं, तो आहड़ सभ्यता को कहते हैं। मैं पहले भी कह चुका, सवाल यही से बनते हैं। ठीक है, आप मेरे इस क्लास के साथ जुड़ो, आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आप खुद कहोगे हाँ सर ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ है। तो ये बस्ती पहले ताम्रवती यानी तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबा के औजारों का निर्माण का केंद्र होने के कारण ये नाम पड़ा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में से आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना, आघाटपुर आहड़ को कहा जाता। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है। देखो यह ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ आहड़ में, याद रखना आपको। देखो पहले कालीबंगा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग हुआ था मकानों के अंदर, लेकिन यह जो दीवारें बनी हुई पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, और छत जो बनी हुई बांस और केलू से बनी होती थी। बांस और केलू से छत बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी पे मिट्टी चढ़ाकर छोटे छोटे कमरे में विभाजित किया जाता था। और मकानों में 4 से 6 चूल्हे। ये देखो मण मूर्ति है जो आर्ट संग्रहालय की है, ये पड़ी हुई आपके सामने देख सकते हो। मण मूर्ति के अलावा ये तांबे के पात्र, तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुर्री भी यहाँ से मिली है। तो मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो कि संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। या उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं और आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे ये माना जाता है कि यह तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासियाँ बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल और भूरे मर्तबांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट है। लाल और भूरे जो बर्तन मिले, पहले जो थे लाल और काले थे, या लाल और भूरे है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। दुलकोट 1951 और 52 में उत्खनन में तस्तरिया और दीपक और धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलेश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई और इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े, जैसे गिल्लुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। ठीक है, नेक्स्ट अगली सभ्यता की ओर चलता है। अगली सभ्यता क्या हमारी, तो अगली सभ्यता जो है ये आपके सामने है बालाथल। बालाथल उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता। ये भी याद रखना कि बालाथल का जो संबंध है, पहले तो जिला तो उदयपुर है और तहसील वल्लभ नगर है। ये आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में बना हुआ सवाल है। ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। ये भी कौन सी है भी, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ये आपको याद रखना। जबकि कालीबंगा जो काशी युगीन है, ये आपको याद रखना। या 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है बालाथल में। ये सवाल आरपीसी द्वारा पूछा हुआ है। 11 कमरों का बड़ा भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, गले का हार, लटकन आदि आभूषण मिले हैं।
यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि और पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए या लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र भी प्राप्त हुआ है। ये भी याद रखना है, बुना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला अपने को? बेराट में भी मिला और बालाथल में भी मिला। नेक्स्ट अगली सभ्यता देखते, गणेश्वर सभ्यता। देखो प्राचीन मोहर आपके सामने है। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति का अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी और संस्कृति कहा जाता है। ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई और गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण है कि खेतड़ी ताम्र भंडार के निकटता रही होगी। ताम्र उपकरण में बाण, छेनी, मछलियां पकड़ने के कांटे, उस्तरे, फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पीनों से को पश्चिम में और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर की मिट्टी में दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, दूसरा लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन भी मिले। इन बर्तनों को मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। ठीक है। आहड़ और गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, ये आपको याद रखना। आहड़ भी ताम्रपाषाण काल है और गणेश्वर भी ताम्रपाषाण काल, किंतु उनके ऊपरी स्तर में लौह युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। लौहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड स्थलों का विवरण भी उल्लेखनीय है। नेक्स्ट बेराट सभ्यता। अशोक का जो बेराट से प्राप्त शिलालेख है ये रहा। ठीक है। इसकी लिखावट जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई। ठीक है। बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता की संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। ये ठीक है, ये आपको याद रखना। बेराट सभ्यता कौन से जिले में? जयपुर में। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी, ये कई बार पूछी जाती है। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध है, पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत का उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में एक प्रमुख केंद्र था ये। यह अशोक के दो स्तंभ लेख भाब्रू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। यह एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई से स्वास्तिक और त्रिरत्न का चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला, त्रिरत्न का चक्र भी मिला है। अलंकृत युक्त घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी भी यहाँ से प्राप्त हुआ और पत्थर पर संदूक, पत्थर की संदूकें और लोहे की कीले, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। ठीक है। कौन कौन सी सामग्री मिली एक बार वापस से बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले और बौद्ध मठ भी मिले। 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिसमें 8 पंचमार्क के 28 यूनानी शासकों की। स्वास्तिक का चिन्ह मिला, त्रिरत्न चक्र से चिन्ह से युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें और लोहे की किले और हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी यहाँ से मिला है। उपयुक्त स्थलों में अतिरिक्त राजस्थान में भी भीलवाड़ा जिले का बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले का सांबर, जोधपुर और टोंक जिले में स्थित नगर रेड और चित्तौड़ की नगरी और भरतपुर का नौ और जालोर का भिनमाल और राजसमंद में पचमता और गिलुंड आदि स्थल पाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृति में प्रकट करते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो कौन कौन सी सभ्यता मैं बता देता हूँ। ठीक है। भीलवाड़ा जिले की बागौर और ओजियाना दोनों ही भीलवाड़ा में पड़ती है। जयपुर की सांबर और जोधपुरा ये भी जयपुर में। इनकी लोकेशन भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो टोंक जिले में तो नगर और रेड होगी, चित्तौड़ में नगरी होगी, भरतपुर में नौ होगी, जालोर में भीलमाल, राज संबंध में पचमता। ये आपको याद रखना है, ये पहली बार सुना होगा आपने। पचमता सभ्यता का संबंध राजसमंद जिले से। गिलुंड आदि और गिलुंड भी राजसमंद में आदि स्थल पाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये बौद्ध मठ के अवशेष हो गए। देखो ये कि जो बेराट सभ्यता से मिले थे आपके सामने, आप देख सकते हो। उत्खनन यानी खुदाई होता है, मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन, पाषाण यानी पत्थर होता है, ताम्र यानी तांबा होता है। अब जो कुछ सवाल अपन देख लेते हैं। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ होगा। क्लियर। अशोक का भाब्रू का शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीकर जिले में नीम की थाना के तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। भी कौन सी गणेश्वर सभ्यता प्राप्त हुई थी यहाँ? ठीक है। नीम का थाना तहसील से कौन सी संस्कृति प्राप्त हुई? गणेश्वर सभ्यता से एक विशिष्ट संस्कृति का अवशेष मिले। और आदिकाल बस्ती में प्राचीन काल में चित्तौड़ नगरी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है।
चित्तौड़गढ़, आहड़ बस्ती। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती, सॉरी इसका जो दूसरे का जो होगा, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाती थी। कौन सी? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाती थी। और सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। एक बार ये सीकर के नीम का थाना का अपन चेक कर लेते, क्या है नीम का थाना। अगर कुछ गलत हो तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो गलत तथ्य देने से अच्छा कि आप एक बार देख लो। ये रहा, गणेश्वर से ही, सीकर का थाना नीम के थाली के तहसील में गणेश्वर से, ठीक है गणेश्वर ही आएगा, ठीक सही था, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन था तो आप क्लियर कर लो। देखो गलत तथ्य देने से अच्छा है कि आप सही उत्तर दो, गलत बताओ मत, है ना। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे आपसे। देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरे इस सेशन से जुड़ो। इस सेशन से जुड़ने से आपकी राजस्थान जीके पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सब क्लियर होने के बाद आप हर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।